अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 29वीं किस्त, मौत का जहाज का पहला हिस्सा। सराय में तीनों बहन भाइयों की तीसरी रात थी। वो सफर की तैयारियों में लगे हुए थे। अंबर ने समंदर पर जहाज पर खाने पीने के लिए खुश्क अंगूर और बादाम खरीदकर झोले में भर लिए। नाग ने नया रेशमी लिबास बनवाया। मारिया ने भी नए नए कपड़े बनवा लिए, मगर उन कपड़ों का कोई फायदा नहीं था, इसलिए कि वो तो किसी को दिखाई नहीं देती थी। फिर रंग बिरंगी रेशमी कपड़े पहनने का भला फायदा ही क्या था। अंबर और नाग उसे मजाक किया करते कि मारिया बहन, जब तुम्हारे पहने हुए कपड़े किसी को नजर ही नहीं आते तो फिर उन्हें सजा बनाकर पहनने की क्या जरूरत है, बस सीधे सादे कपड़े पहन लिया करो। मारिया कहती, भाइयों, गायब होकर तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। जिंदगी का सारा मजा जाता रहा। काश किसी तरह मुझ पर से जादू का असर जाता रहे और मैं फिर से एक आम औरत बनकर जिंदा रह सकूं। नाग ने जवाब में कहा, खुदा को मंजूर हुआ तो जादू का असर एक न एक दिन जरूर टूट जाएगा। वो दिन भी आ जाएगा जब हम तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख सकेंगे। 2 रोज बाद उनका जहाज समंदर के सफर पर रवाना होने वाला था। अंबर और नाग को सराय का कोना वाला कमरा मिला और वहां उन्होंने अपने बिस्तर लगा लिए। एक तरफ दीवार के साथ उन्होंने मारिया बहन का बिस्तर भी बिछा दिया। सराय में किसी को कानो कान खबर न हुई थी कि अंबर और नाग के साथ एक ऐसी लड़की भी रह रही है जो किसी को दिखाई नहीं देती। जब वो किसी को दिखाई नहीं देती थी तो फिर किसी को खबर कैसे हो सकती थी। लेकिन सराय के खाना लाने वाले नौकर को बड़ी हैरानी थी कि अंबर और नाग 3 आदमियों का खाना क्यों मंगवाते हैं। एक रोज वो छुप गया और दरवाजे के सुराख में से अंदर झांक कर ये मालूम करने की कोशिश करने लगा कि ये लोग तीसरा खाना किसे खिलाते हैं। अंबर ने आदत के मुताबिक एक खाना उठाया और मारिया के सामने रख दिया। मारिया ने बातें करते हुए खाना शुरू किया। नौकर को बड़ी हैरानी हो रही थी क्योंकि उससे कमरे में एक औरत के बातें करने की आवाजें भी आ रही थी और खाने की प्लेट में से खाना भी गायब हो रहा था। मगर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि औरत उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नौकर ने उसका जिक्र सराय के मालिक से किया तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग उलट गया है गधे कहीं के, भाग जा यहाँ से और जाकर काम कर। नौकर ने कहा, मालिक, मैं इनके पास थैले में सोने के अशरफियों का ढेर भी है, मुझे तो ये कोई चोर मालूम होते हैं। मालिक ने डांट कर कहा, उल्लू की दुम, वो चोर हो या कोई और, हमें उससे क्या, चल दूर हो यहाँ से। नौकर चला गया। मालिक अपने काम में लग गया, लेकिन वहां बैठे हुए आदमी के कान खड़े हो गए। ये शख्स एक मशहूर चोर था और उसी का काम मुसाफिरों को लूटना था। वह समुद्री जहाज़ों पर सफ़र करता और रास्ते में किसी न किसी अमीर मुसाफिर को ताड़ कर उसे दोस्त बनाता और फिर लूट कर रास्ते में बंदरगाह पर उतर जाता। उस चोर का नाम भोमा था। उसे जब मालूम हुआ कि अंबर और नाग नाम के 2 भाई समुद्री जहाज़ में जापान तक सफ़र कर रहे हैं और उनके पास सोने की अशरफियों से भरा हुआ झोला है, तो उसकी तबीयत ललचा गई। उसने झट फैसला किया कि वो उन्हीं पर हाथ साफ करेगा और उनका माल लूटकर रास्ते में किसी भी पहली या दूसरी बंदरगाह पर चुपके से उतर जाएगा। वो बड़ा खुश हुआ कि उसे शिकार मिल गया। कई रोज से वो शिकार की तलाश में था, मगर उसे शिकार नहीं मिल रहा था। उस बहरी जहाज में अंबर और नाग ही सबसे अमीर आदमी थे जो सफर कर रहे थे। चोर अब अंबर और नाग के साथ दोस्ती डालने के लिए उनके कमरे की तरफ आ गया। रात का पहला पहर था और सराय में रोशनियां हो रही थी और बड़ी रौनक थी। अंबर और नाग सराय के कहवा खाने में बैठे खाने के बाद कहवा पी रहे थे। उनका कमरा बंद था, बाहर ताला पड़ा था और अंदर मारिया खाना खाकर आराम कर रही थी। अंबर और नाग दोनों भाई एक मेज पर बैठे बड़े मजे से गरम गरम कहवा पी रहे थे। वो बड़े खुश थे कि एक अरसे के बाद समंदर में सफर करने वाले थे। नाग कहने लगा, अंबर, समुद्री सफर बड़ा मजेदार रहेगा, क्योंकि कल जहाज के एक खलासी सी मुलाकात हुई थी। वो कह रहा था कि समुद्री तूफान इन दिनों बहुत कम आते हैं। अंबर कहने लगा, भाई नाग, अगर तूफान रास्ते में आ भी गया तो फिर क्या है, हम बड़े बड़े तूफानों से खेलते आए हैं। हम तूफान में खुश रहते हैं, हम तूफानों से डरने वाले नहीं। ये तो ठीक है अंबर, लेकिन बाज़ तूफान ऐसे होते हैं कि सफ़र का सारा मज़ा बर्बाद हो जाता है और जहाज़ समंदर में गर्क हो जाता है। अगर जहाज़ डूब भी गया तो हम दोनों बच जाएंगे। मैं तो मर ही नहीं सकता, बाकी तुम सांप बनकर समंदर पर तैर सकते हो। नाग लाजवाब होकर हंसते हुए बोला, भाई अंबर, तुम्हारे साथ बातों में कोई पूरा नहीं उतर सकता, तुम जो कहते हो मैं मान लेता हूँ। वो बातें कर रहे थे कि चोर ने उनके पास आकर झुककर सलाम किया और बड़ी मीठी और नरम आवाज़ में बोला, अगर आपको नागवार ना गुजरे तो क्या आप इस परदेसी को कहवे की एक प्याली पिला सकते हैं। अंबर ने खुश इखलाकी से कहा, क्यों नहीं भाई, एक परदेसी की खिदमत करके हमें खुशी होगी। यहाँ हमारे पास बैठो और कहवा पियो। चोर वहाँ बैठ गया। नाग ने उसकी प्याली में कहवा डालते हुए पूछा, तुम कौन और कहाँ जा रहे हो। चोर ने मस्कीन सूरत बनाकर कहा, मैं एक गरीब परदेसी हूँ। मेरा घर दरियाए यांगसी के किनारे था। सैलाब आया और मेरा सब कुछ बहा कर ले गया। मेरे बीवी बच्चे सब सैलाब में बह गए। अब मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। ज़मीन का एक आखिरी टुकड़ा रह गया, उसे बेचकर इतने पैसे बड़ी मुश्किल से हुए कि जहाज़ का किराया दे सकूँ।
मैं यहाँ से जापान जा रहा हूँ, शायद वहाँ जाकर मेरे हालात अच्छे हो जाएं। अंबर ने कहा, तुम्हारी दर्दनाक कहानी सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। नाग ने कहा, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं भाई। चोर ने आजी से कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझसे हमदर्दी के 2 बोल कहे, वरना इस दुनिया में कौन किसी के दुख दर्द को सुनता है। बस मुझे इतनी इजाज़त दें कि मैं सफ़र में कभी कभी आपके पास बैठा करूं और अपने दिल का बोझ हल्का करूं। अंबर ने चोर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमें खुशी होगी तुम्हें अपने पास बिठाकर। तुम बेशक जब और जिस वक्त चाहो हमारे पास आ सकते हो। आप भी जापान जा रहे हैं क्या? हाँ भाई, हम भी जापान जा रहे हैं, तुम्हारे साथ सफ़र अच्छा कटेगा। चोर थोड़ी देर उनके पास बैठकर चला गया। अंबर और नाग पर चोर की झूठी कहानी ने बड़ा असर किया। नाग ने कहा, बेचारा बहुत दुखी है, हम इसकी मदद करेंगे। अंबर बोला, मेरा ख्याल है इसे कुछ अशरफिया दे दें, इस तरह इसकी खुददारी को शायद ठेस लगे। ये भी ठीक है, मेरा ख्याल है हमें मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना चाहिए अगर कोई ऐसी घड़ी आ गई तो हम इसकी मदद करें। कहवा पीने के बाद नाग और अंबर अपने कमरे में मारिया के पास आ गए। उन्होंने मारिया को भी चोर के बारे में बताया तो बोली, हमें उस शख्स से भी होशियार रहने की ज़रूरत है। आज के ज़माने में लोग दूसरों की हमदर्दियाँ करके नुकसान पहुँचाते हैं। अंबर ने कहा, ऐसी बात नहीं मारिया, वो बड़ा शख्स दुखी है, सैलाब ने उसकी बीवी बच्चों को हलाक कर दिया। नाग बोला, वैसे हमें होशियार रहना चाहिए। मारिया बहन का कहना दुरुस्त है, हम एक लंबे सफ़र पर निकले हैं, हर तरह के लोगों से पाला पड़ेगा। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद सो गए। उधर चोर सराय के मालिक के पास जाकर बैठ गया। सराय का मालिक चोर से मिला हुआ था। मालिक ने चोर से पूछा, कहो दाल गलती नजर आई या नहीं? चोर मक्कारी से मुस्कुराकर कहने लगा, ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी काम में हाथ डालूं और नाकाम हो जाऊं? मैंने उन पर गरीबी का जादू डाल दिया है, अब मेरा रास्ता हमार हो गया है। मालिक बोला, आसामी बड़ी मोटी है। नौकर कह रहा था कि उनके पास बड़ी दौलत है। फिक्र न करो, ये सारी दौलत मैं रास्ते में ही ठिकाने लगा दूंगा, हमारा हिस्सा मत भूल जाना। ये कहते हो सकता है कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें वापस आते ही दे दूंगा। आखिर तुमने मुझे जहाज़ का किराया दिया है, मुझे सराय में रहने के लिए कमरा दिया है, और फिर मैंने हमेशा तुम्हें चोरी के माल में से हिस्सा दिया है। सराय का मालिक सर खुजाते बोला, यार एक अनोखी बात नौकर बता रहा था। चोर ने दिलचस्पी से पूछा, कौन सी बात? मालिक बोला, खुदा जाने अब उसका दिमाग फिर गया है या वैसे ही झूठ बोल रहा है। आखिर बात क्या है? वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि उन 2 मुसाफिरों के पास सोने के अशरफी के ढेर हैं और उनके साथ एक औरत है जो दिखाई नहीं देती। चोर बोला, ये क्या बात हुई? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो कैसे गायब हो सकती है और कैसे खाना खा सकती है? सराय के मालिक ने गुस्से से कहा, वो तो कहता है कि उसने किसी गैबी औरत को थाली में से खाना खाते देखा है, मगर वो दिखाई नहीं देती, थाली में से खाना गायब हो रहा था। चोर ने सर को झटक कर कहा, उसका दिमाग ख़राब हो गया है। सराय का मालिक कहने लगा, मेरा भी यही ख्याल है, और मैंने भी उसे यही कहा था कि तुम्हारा सफ़र बिल्कुल आरामदेह रहेगा। चोर अपने चाचा से बातें करते हुए बोला। चाचा ने चोर को एक आने वाले खतरे से आगाह किया कि कहीं ये लोग कोई नादीदा कुव्वतें न रखते हों जिनकी वजह से तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। चोर के चाचा ने कहा, फिक्र ना करो, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला, अगर ये जादूगर भी हो तो ऐसा काम दिखाऊंगा कि सारा जादू भूल जाएंगे। सराय के मालिक ने कहा, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे कोशिश करना कि जहाज़ में ज़्यादा आगे न जाओ, रास्ते में ही अशरफियों पर हाथ साफ करके बंदरगाह वापस उतर जाना। चोर कहने लगा, चाचा मैंने तो तुमसे भी ज़्यादा बेसब्रा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी भी हाथ साफ किया तो पहली बंदरगाह भी 3 दिन और 3 रात के सफ़र के बाद आती है। सराय का मालिक बोला, हाँ इतनी देर तो ज़रूर लग जाएगी, बहरहाल तुम्हारा बेचैनी से इंतज़ार करूँगा। चोर सराय के मालिक से बातें करता रहा, फिर वो उठकर अपने कमरे में जाने लगा तो उसे ख्याल आया कि नाग और अंबर के कमरे के करीब से गुजरना चाहिए। कमरे के पास आकर चोर ने दरवाजे के सुराख में से अंदर झांक कर देखा, दिया जल रहा था और अंदर दोनों भाई कालीन पर सो रहे थे। उसने सोचा कि नौकर गलत कहता था कि उनके पास कोई गैबी औरत भी है। अगर ऐसी बात होती तो वो नजर आती, क्योंकि ऐसे लोग आमतौर पर सोने के वक्त जाहिर हो जाते हैं, मगर अंदर तो उन दोनों के सिवा कोई नहीं। चोर अपने कमरे में आकर सो गया। अगला रोज़ मुल्क चीन में उनका आखिरी रोज़ था। अंबर और नाग ने उठकर बाहर से नाश्ता मंगवाया। मारिया भी उठ पड़ी थी। तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। नौकर ने फिर जाकर सराय के मालिक से कहा कि अंदर 2 आदमी हैं, मगर नाश्ता 3 इंसान कर रहे हैं। मालिक के पास उस वक्त चोर भी बैठा था। सराय के मालिक ने उसे कहा वह खुद जाकर मालूम करे कि असल मामला क्या है। चोर वहां से उठा और अंबर की कोठरी के दरवाजे पर आकर अंदर झांकने लगा। नौकर ने सच कहा था। क्या देखता है कि अंदर कालीन पर दस्तरखान बिछा है। अंबर और नाग आमने सामने बैठे नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन उनके बराबर एक थाली और रखी है जिसमें से अंडा और फल गायब हो रहे हैं। साफ मालूम हो रहा था कि कोई तीसरा इंसान वहां बैठा उनके साथ नाश्ता कर रहा है, मगर दिखाई नहीं देता। चोर बड़ा हैरान था कि ये किस्सा क्या है, ज़रूर ये लोग जादूगर हैं। उसे बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। जादूगर के थैले से अशरफियाँ चुराना सांप के मुंह से मनका निकालने वाली बात थी। चोर ने कई बार अंदर झांक कर देखा, आखिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंबर ने जल्दी से मारिया को इशारा किया। मारिया ने थाली हाथ में उठा ली। थाली मारिया के हाथ में जाते ही गायब हो गई। नाग ने दरवाज़ा खोल दिया। चोर ने झुककर सलाम किया और बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको तकलीफ़ दी। मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको सलाम कर लूँ। अंबर ने कहा, तशरीफ़ लाओ भाई, नाश्ता करो।
चोर यही तो चाहता था कि किसी तरह अंदर दाखिल हो। शुक्रिया शुक्रिया, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाता हूँ। नाश्ता सराय के मालिक ने मुझे करा दिया है। वो भी आपकी तरह बड़ा रहमदिल इंसान है और मुझसे हमदर्दी रखता है। चोर अंदर दाखिल हो गया और अंबर और नाग के पास कालीन पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि चंद लम्हे पहले दस्तरखान पर जो तीसरी थाली पड़ी थी वो गायब थी। उसने ये भी महसूस किया कि कमरे में कालीन पर एक जगह दबाव पड़ा हुआ, जैसे कोई गैबी इंसान वहां बैठा हो। वो इधर उधर की बातें करने लगा। आपको देवता बहुत दौलत अता करें, आप ऐसे लोगों के दम कदम से ही दुनिया कायम है। आपने मुझ जैसे दुखी इंसान से हमदर्दी करके अपने बुलंद इखलाक का सबूत दिया। अंबर ने फल की तशरीह चोर की तरह बढ़ाकर कहा, यह तो हर इंसान का फर्ज है भाई कि वो मुसीबत में दूसरे इंसान के काम आए। ले ये लो अंजीर खाओ। शुक्रिया। और चोर ने एक अंजीर उठाकर मुंह में रख लिया। वो फल भी खा रहा था और साथ साथ अंबर से बातें भी करता जा रहा था। उसकी चालाक नजरें बड़ी होशियारी से कमरे की एक एक शय का जायजा ले रही थी। नाग ने कहा, सुना है बादबानी जहाज कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाएगा। चोर बोला, मैं कप्तान से मिला था, वो कह रहा था कि अगर मौसम अच्छा रहा तो हम कल सुबह चीन के साहिल से चल पड़ेंगे। अंबर ने कहा, मौसम तो अच्छा ही रहेगा। नाग कहने लगा, तो फिर कल इस वक्त हम बहरी जहाज में सफर कर रहे होंगे। जरूर जरूर। अचानक मारिया के हाथ से चम्मच नीचे गिर पड़ा। अंबर और नाग घबरा गए। चोर ने कालीन पर चम्मच गिरते देखा तो हैरान होकर पूछने लगा, कमाल है, ये चम्मच ऊपर से कहां से आ गया? नाग झट बोला, अलमारी के ऊपर इसे मैंने रखा था, मेरा ख्याल है अपने आप नीचे गिर पड़ा होगा। चोर ने अनजान बनते हुए कहा, मेरा भी यही ख्याल है, वरना आसमान से तो नहीं गिर सकता। अंबर ने कहा, जी हाँ, और चम्मच उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया। मारिया को अफसोस हुआ कि उसकी जरा सी बेहतियाती से अंबर और नाग को झूठ बोलना पड़ा, और अगर वो बहाना न करते तो खतरा था कि अजनबी आदमी को शक पड़ जाता। चोर को सबूत मिल चुका था। कुछ देर चकनी चपड़ी बातें करने के बाद उसने बड़े अदब से इजाज़त ली, झुककर सलाम किया और बड़ी मस्कीन सूरत बनाए कमरे से बाहर निकल गया। वहां से सीधा सराय के मालिक के पास आया। तुम्हारे नौकर ने ठीक कहा था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक तमाशा अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। मालिक ने पूछा, कौन सा तमाशा? चोर ने बड़े आराम से सराय के मालिक को चम्मच के गिरने का सारा वाकया सुनाया। सराय का मालिक गर्दन एक तरफ रख कर सर खुजाने लगा। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि चम्मच एकदम कालीन पर गिर पड़ा, हालांकि वहां कोई भी नहीं था। सराय के मालिक ने फिक्र के साथ कहा, बच्चू जी, अब ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। ये लोग जरूर जादूगर हैं, किसी मुसीबत में ना फंस जाना, मैं तो कहता हूँ लानत भेजो इनको। चोर ने सीने पर हाथ मारकर कहा, चाचा, अगर इनका माल ना उड़ाया तो फिर मजा क्या? तुम्हारी जो मर्जी है करो, वैसे मेरा मशवरा है तुम्हें यही है कि इनका पीछा छोड़ दो, कोई दूसरा आदमी तलाश करो। चोर कहका लगाकर हंसा और कहने लगा, चाचा, अब तो ये दोनों भाई मुझसे बचकर नहीं जा सकते। इनके पास जो अशरफियाँ हैं वो मेरी हैं, उन पर मेरी मोहर लग चुकी है, अब मेरी है, मैं उन्हें ज़रूर चोरी करके रहूँगा। सराय के मालिक ने कहा, अच्छा भाई, तुम्हें कौन रोक सकता है, जो जी में आए करो। उधर ये बातें हो रही थी और इधर नाग और अंबर बैठे बातें कर रहे थे। मारिया भी उनके करीब बैठी थी। ये लोग खाने से फारिग होकर कहवा पी रहे थे। मुलाजिम अभी अभी कहवे की सुराही रखकर अंदर गया, साथ 3 प्यालियाँ भी थीं। मुलाजिम ने डरते डरते पूछा, साहब, आप 2 आदमी हैं मगर प्यालियाँ 3 किस लिए? अंबर ने हंसकर कहा, यार, एक प्याली मैं अपनी रूह के लिए मंगवाता हूँ, मेरे साथ मेरी रूह भी कहवा पीने आती है। नौकर ने कहा, साहब, आपकी रूह आपके अंदर नहीं? अंबर बोला, नहीं मियाँ, मेरी रूह मेरे अंदर होती है, तो फिर ये तीसरी प्याली क्यों मंगवाता? मुलाजिम कुछ और पूछने वाला था कि नाग ने उसे बाहर जाने को कहा। मुलाजिम फिर मशकूक निगाहों से कमरे में चारों तरफ देखता बाहर निकला। उससे पहले चोर वहां मौजूद था और मारिया के हाथ से चम्मच गिरने वाला हादसा हो चुका था। लिहाजा नाग ने कहा, यह शख्स जो गरीब बनकर हमारे पास आया था, इसके सामने मारिया के हाथ से चम्मच गिरकर जाहिर हो गया, कहीं इसको शक तो नहीं पड़ गया हम पर। अंबर कहने लगा, मेरा ख्याल है उसने चम्मच को गौर से देखा नहीं, मगर उसने पूछा तो था कि चम्मच कहाँ से आया। मारिया ने कहा, मेरा अपना ख्याल है कि उसे शक हो गया है। अंबर कहने लगा, अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? अव्वल तो एक आम आदमी को यकीन नहीं आ सकता कि एकदम से चम्मच जाहिर हो जाएगा, फिर वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि एक इंसान उसके पास गायब हालत में कहवा पी रहा है। नाग कहने लगा, बात तो ठीक है, मगर आजकल दुनिया बड़ी होशियार हो गई है। अंबर ने हंसकर कहा, नाग भाई, अगर उसे वहम भी हो गया है तो फिर क्या होगा, हो जाने दो, उसे वहम हो, हमारा कुछ तो बिगाड़ नहीं सकता। नाग ने कहा, बिगाड़ तो कुछ नहीं सकता, बहरहाल हमें अपनी तरफ से बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मारिया उठकर कालीन पर जरा परे होकर बैठ गई। उसे हमेशा डर रहता था कि वो किसी को दिखाई तो नहीं दे रही, कहीं कोई उसके ऊपर ना आकर बैठ जाए। नाग ने उठकर दरवाज़ा खोला। एक आदमी दरवाजे में खड़ा था। अंबर ने पूछा, आपको किससे मिलना है? उस आदमी ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ़ दी, मैं नजुमी हूँ और फ़ाल रमल से मुस्तकबिल का हाल बताता हूँ। इस सफ़र में जितने मुसाफिर आ रहे हैं, मैंने सबके जायचे बनाकर उन्हें आने वाले ज़माने का हाल बताया। मुझे मालूम है कि आप भी जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आप जायचा बनाकर अपने आने वाले वक्त का हाल मालूम करना चाहे तो मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं इस काम का मुआवजा सिर्फ एक अशरफी लेता हूँ। अंबर ने नाग की तरफ देकर कहा। अंबर मुस्कुराया। अंबर ने कहा, आ जाइए अंदर।
नजूमी कमरे में आकर कलीन पर बैठ गया। उसने स्लेट निकालकर सामने रख ली और बोला, आप में से कौन साहब अपने मुस्तकबिल का हाल मालूम करना चाहते हैं? अंबर ने कहा, मेरा जायचा बनाकर बताइए कि मेरी किस्मत कैसी है। नजूमी ने उसी वक्त एक किताब निकाली। उसमें से सितारों का हाल मालूम करके उसने स्लेट पर अंबर का जायचा बनाया। जायचा बनाकर वो यकदम चौंक पड़ा। फिर वो देर तक स्लेट पर सफ़ेद चाक से बने सितारों के हिसाब किताब को देखता रहा। आखिर अंबर ने पूछा, आप कुछ बताएंगे भी या इसी हिसाब किताब को देखते रहेंगे? नजूमी ने स्लेट पर से नज़रें उठाकर बड़े गौर से अंबर को देखा और बोला, माफ़ कीजिए, मैंने ऐसा जायचा आज तक नहीं देखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों जायचे बनाए, मगर ये पहला जायचा है जिसने मुझे चक्कर में डाल दिया। अंबर मुस्कुराकर बोला, आखिर मेरे जायचे में ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको चक्कर में डाल दिया है? नजूमी सर खुजाते हुए बोला, बात ही कुछ ऐसी है। नाग ने कहा, आखिर ऐसी कौन सी बात है, कुछ बताइए तो। अंबर बोला, हाँ, किस्मत में जो लिखा है साफ साफ बयान कर दें, हम फिक्र लगाने वालों में से नहीं। हमारी किस्मत में कुदरत ने जो लिखा है मंजूर है। नजूमी ने एक बार फिर स्लेट पर निगाहें जमा दी, फिर आंख उठाकर अंबर की तरफ देखते हुए बोला, मेरे हिसाब से आप 2500 बरस से इस दुनिया में जिंदा हैं और अभी न जाने कितने हजार बरस और इस दुनिया में रहेंगे। आपको अभी मौत नहीं आ सकती। आप बहुत बड़ी ताकत के मालिक हैं और आपका सितारा बड़ी आबोताब से आसमान पर चमक रहा है। अंबर और नाग ठिठक से गए। नजूमी ने सच्ची बात उनके मुंह पर कह दी थी। आज तक किसी ने उन्हें ये बात नहीं बताई थी। अंबर नजूमी के सच्चे हिसाब का कायल हो गया, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज अफशा हो जाए। उसने कहका लगाकर कहा, वाह नजूमी साहब, आपने भी कमाल कर दिया। भला आप ही बताइए कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो हज़ारों बरस तक जिंदा रह सके? ये तो बिल्कुल गैर कुदरती बात है, क्योंकि जो इंसान पैदा हुआ उसे एक न एक दिन मरना ज़रूर है। आपका हिसाब बिल्कुल गलत है। नजूमी ने कहा, मेरे अजीज़, एक बात याद रखो, मेरा हिसाब कभी गलत नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जो बयान कर रहा हूँ बिल्कुल सच है और हिसाब में रत्ती बराबर भी झूठ नहीं। मैं खुद हैरान हूँ कि एक इंसान हज़ारों बरस जिंदा कैसे रह सकता है। अगर तुम मुझे सच्ची बात बता दो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँगा। क्या तुम वाकई 2500 बरस से जिंदा चले आ रहे हो? अंबर फिर कहका मारकर हंसा। मियाँ नजूमी, लगता है तुम्हारा दिमाग उलट गया है। जाओ भाई, अपना काम करो। ये लो एक अशरफी और सराय में जाकर कोई ठंडी चीज़ पियो ताकि तुम्हारे दिमाग की गर्मी दूर हो। मालूम होता है कि गर्मी तुम्हारे दिमाग को चढ़ गई है। नजूमी ने एक अशरफी लेकर जेब में रखी और अंबर की तरफ बड़े गौर से देखता हुआ कमरे से निकल गया। साफ मालूम हो रहा था कि उसे अंबर की बात पर यकीन नहीं है और उस पर राज खुल गया है कि वो 2500 बरस से जिंदा चला रहा है और मौत उस पर हराम है। जब वो कमरे से निकल गया तो अंबर ने कहा, भाई ये नजूमी तो कोई बड़ा बला का आदमी मालूम होता है। कमबख्त ने ठीक ठीक हिसाब लगाकर बता दिया। नाग ने कहा, अपने काम में बड़ा माहिर था। मारिया ने अंदेशे का इजहार किया, कहीं ये शख्स हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करेगा। अंबर बोला, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है भला? मारिया बहन, तुम ख्वामख्वाह फिक्र करने लग जाती हो। वो जिससे भी बात करेगा उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? और अगर कोई यकीन कर भी ले तो हमें क्या नुकसान हो सकता है? अंबर ठीक कह रहा है मारिया, ये मामूली बात है। अगरचे नजूमी ने हिसाब ठीक लगाया है, मगर हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं। वो रात को भी खाने पर नजूमी की बातें करते रहे, फिर वो सो गए। पिछले पहर वो उठे, सराय के मालिक से इजाज़त ली और बंदरगाह पर आ गए। समंदर में जापान को जाने वाला पहरी जहाज़ बिल्कुल तैयार खड़ा था। मुसाफिर अपना अपना सामान लेकर उसमें सवार हो रहे थे। सूरज अभी नहीं निकला था, हवा खूब चल रही थी। ऐन वक्त पर कप्तान के हुक्म से जहाज़ के बादबान खोल दिए गए। बादबानों में हवा भर दी गई और जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता साल से दूर होना शुरू हो गया। जहाज़ समंदर में चला जा रहा था। अरशे पर सुबह से शाम तक बड़ी रौनक और चहल पहल होती। जहाज़ को समंदर में सफ़र करते दूसरा रोज़ जा रहा था। मौसम बहुत खुशगवार था, आसमान पर बादलों का नामो निशान तक न था। सारा दिन ठंडी ठंडी खुशगवार हवा चलती, सिर्फ रात को सर्दी हो जाती, जहाज़ पर रोशनी हो जाती। मुसाफिर कुछ देर खाना खाने के बाद अर्श पर चहलकदमी करते और फिर नीचे जाकर अपने अपने कैबिन या निचली मंजिल के फर्श पर सो जाते। अंबर और नाग ने कैबिन अलग अपने लिए ले रखा था। उसी कैबिन में मारिया भी उनके साथ थी। मारिया रात को कैबिन के फर्श पर गदीला बिछाकर सो जाती। ऊपर की दो नशिस्तों पर अंबर और नाग सोते। मारिया दिन में अरशे पर घूम फिर लेती। चोर उसी जहाज़ में सफ़र कर रहा था। उसने अंबर और नाग के साथ दोस्ती कर ली और वो दिन का ज़्यादा वक्त उन्हीं के पास गुजारता। उन्हें अब चोर से वहशत होने लगी, क्योंकि उसकी वजह से वो मारिया से कोई बात नहीं कर सकते थे, मगर चोर तो जैसे उनके साथ चिपक गया था। अंबर और नाग उसी वक्त सो रहे थे। अगले दिन सुबह चोर अपने साथ अंगूर लेकर उनके कमरे में दाखिल हुआ। भाई, तुमने ये तकलीफ़ क्यों की? भला इसकी क्या ज़रूरत थी? अंगूर तो हम खाते ही रहते हैं। चोर ने कहा, नहीं भाई, कसम लेकर कहता हूँ कि आपने ऐसे अंगूर नहीं खाए होंगे। दुकानदार ने बड़ी मुश्किल से दिए हैं, सिर्फ इस वजह से कि मेरी वाकफियत थी। कह रहा था कि एक ख़ास अमीर आदमी की अमानत है जिसके लिए जापान ले जा रहा हूँ। अंबर ने कहा, अच्छा तो ये बात है। चोर बोला, जी हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि ज़रा चख कर देखें, बहुत ख़ास तोहफा है। अंबर ने कहा, अल्लाह भाई, फिर तो ज़रूर खाएंगे। चोर ने टोकरी दरमियान में रख दी। सब अंगूर खाने लगे।
चोर ने अपने लिए खास गुच्छा निकालकर हाथ में पकड़ लिया और उसी में से तोड़ तोड़ कर खाने लगा। अंबर और नाग के आगे टोकरी में जो अंगूर थे वो उसी तरफ से अंगूर खाने लगे। चोर साथ साथ बातें भी किए जा रहा था। वो उन्हें एक समुद्री डाकू की कहानी सुना रहा था जो अपने जहाज पर समंदर में घूमता रहता है और जहाज़ों पर हमला करके उन्हें लूट लेता है। तो जनाब, एक रोज़ ऐसा हुआ कि ये बहरी डाकू अपना जहाज़ लिए समंदर में चक्कर लगा रहा था कि उसने दूर से एक जहाज़ को देखा। डाकू ने अपने जहाज़ का रुख उस जहाज़ की तरफ मोड़ दिया। उसका ख्याल था कि वो एक तिजारती जहाज़ होगा और डाकू आसानी से उस पर हमला करके लूट लेगा। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो जहाज़ एक जंगी जहाज़ था और उसके ऊपर बड़ी बड़ी तोपें लगी थी। अब क्या हो सकता था? जंगी जहाज़ ने डाकुओं के जहाज़ का खास झंडा उड़ते देखा तो उस पर धड़ाधड़ गोलाबारी शुरू कर दी। देखते देखते जहाज़ डूबने लगा। डाकू के हाथ पांव फूल गए। जल्दी से कश्ती में अपने खजाने का संदूक लेकर उतरा और समंदर में भाग गया। फिर चोर कहानी सुना रहा था और अंबर और नाग पर गनुदगी छा रही थी। उन्हें नींद आने लगी थी। असल बात यह थी कि चोर ने उन्हें धोखा देकर ऐसे अंगूर खिला दिए जिनके बाहर बेहोश करने वाला सफूफ मला हुआ था। अंबर और नाग इतने होशियार होते हुए धोखा खा गए। उन्हें महसूस ही न हुआ कि अंगूरों के ऊपर सफूफ मला हुआ है। चोर बातें सुना रहा था, कहानी सुना रहा था। उसने बड़ी मज़ेदार कहानी छेड़ दी ताकि अंबर और नाग उसकी तरफ तवज्जो दें और जल्दी बेहोश हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। कहानी सुनते सुनते अंबर ने कहा, भाई मुझे नींद आ रही है, और कालीन पर लेटते ही सो गया। नाग भी वहीं लेटकर सो गया। वो सोए नहीं थे बल्कि बेहोश हो चुके थे। चोर ने कहका लगाया, अंदर से कैबिन का दरवाज़ा बंद किया और उठकर सामान की तलाशी शुरू कर दी। आखिर उसे वो थैला मिल गया जो सोने के अशरफियों से भरा हुआ था। ये थैला सामान के नीचे पड़ा था। सोने के अशरफियों का थैला उठाकर चोर कैबिन से निकल गया और सीधा कप्तान के कैबिन की तरफ आ गया। ये चोर जहाज़ के कप्तान से भी मिला हुआ था। कप्तान इस किस्म के चोरों की सरपरस्ती करता था। वो उनसे सोने के अशरफी का कुछ हिस्सा वसूल करता और फिर जहाज़ को कोई ना कोई बहाना बनाकर रास्ते में किसी जजीरे पर रोक लेता और चोर को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता। चोर अशरफियों से भरा हुआ थैला कंधे पर उठाए कप्तान के पास आया तो वो मेज़ पर नक्शे फैलाए उन पर झुका हुआ था। उसने चौंक कर चोर को देखा। तुम क्या काम ख़त्म कर लिया? हाँ कप्तान। कप्तान बोला, कामयाब हो गए? चोर ने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ कप्तान। ये देखो अशरफियों से भरा हुआ थैला। ठीक है, मेरा हिस्सा मेज़ पर रख दो। चोर ने उसी वक्त सोने की 500 अशरफियाँ गिनकर मेज़ पर अलग रख दी और बोला, ये तुम्हारा हिस्सा है कप्तान। अब तुम अपना फ़र्ज़ अदा करो। जहाज़ को पहले जजीरे पर रोककर मुझे भागने का मौका दो। मैं उस जजीरे पर दूसरे जहाज़ से वापस चला जाऊँगा। कप्तान ने अशरफियाँ उठाकर एक संदूक में बंद करके ताला लगा दिया। शाबाश, तुम बहुत ईमानदार चोर हो। हम तुम जैसे चोरों की कदर करते हैं। जजीरा 2 रोज़ के बाद आएगा, मैं वहाँ जहाज़ को रोक दूंगा। तुम फ़ौरन उतर जाना। ठीक है कप्तान, अब तुम ऐसा करो कि ये मेरी अशरफियों की अमानत भी अपने पास रखो। जाते वक्त मैं तुमसे ले लूँगा क्योंकि मेरे पास इस जहाज़ में कोई जगह नहीं। लाओ, तुम्हारी अमानत महफूज रहेगी। चोर ने अशरफियों का थैला कप्तान के हवाले कर दिया। कप्तान ने उसके सामने थैले के मुंह पर लाख की मोहर लगाई और एक दूसरे संदूक में रखकर ताला लगा दिया। तुम जिस वक्त चाहो मेरे पास आकर अपनी अमानत वापस ले सकते हो, लेकिन कप्तान मैं अब इस हुलिये में जहाज़ पर चहलकदमी नहीं कर सकता क्योंकि जिन लोगों का मैंने माल चोरी किया है वो होश में आने के बाद जहाज़ पर मुझे चलता फिरता देखकर पहचान लेंगे और पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर देंगे। कप्तान ने कहा, अगर तुम चाहो तो 2 रोज़ तक मेरे इस कैबिन में बंद रह सकते हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बूढ़े से यहूदी ताजर के भेस में बदल देता हूँ। तुम अपना हुलिया बदल लो, वो लोग तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। कहो क्या ख्याल है? चोर ने कहा है, मेरा ख्याल है कि तुम मेरा हुलिया बदल कर मुझे यहूदी सौदागर बना दो। मैं तुम्हारे कैबिन में 2 दिन तक बंद नहीं रह सकता। जैसे तुम्हारी मर्जी। साथ वाले कैबिन में अभी आकर तुम्हारा हुलिया तब्दील कर देता हूँ। 1 घंटे के बाद चोर कप्तान के कैबिन में से निकला तो वो एक बूढ़ा यहूदी रोगन से जवान चोर को बूढ़ा यहूदी बना दिया था। उधर जब अंबर और नाग को होश आया तो एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। नाग ने कहा, वो तुम्हारा गरीब और दुखी आदमी कहाँ है भाई? अंबर ने इधर उधर देखकर कहा, मालूम होता है वो कोई चोर उचक्का था, हमें बेहोश करके ज़रूर हमारी अशरफियाँ ले उड़ा है। नाग ने जल्दी से जाकर संदूक के नीचे थैले को देखा। अशरफियों का थैला गायब था। मारिया भी अंदर आ गई। जब उसे मालूम हुआ कि अंबर और नाग को बेहोशी की दवाई खिलाकर चोर उनकी अशरफियाँ लूट कर ले गया तो उसे बहुत गुस्सा आया। मुझे तो उस कमीने पर पहले शक था। नाग बार बार अंबर को कहता था कि उस शख्स का एतबार ना करो, मगर मेरी किसी ने सुनी नहीं। देख लो, वो धोखा देकर चला गया। अंबर बोला, भाई मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मारिया ने कहा, मगर चोर कहाँ जा सकता है? वो ज़रूर इसी जहाज़ पर होगा, हम उसे तलाश कर लेंगे, मगर वो हमसे छुप कर जा कहाँ सकता है? वो बड़ा मक्कार है, उसने कुछ ना कुछ ज़रूर बंदोबस्त कर रखा है। वो कभी ऐसी जगह छुपा होगा जहाँ से हम उसे कभी तलाश ना कर सके। नाग बोला, वो मेरी नज़रों से बचकर नहीं जा सकता। मैं सांप बनकर इस जहाज़ का कोना कोना तलाश करूँगा। अंबर ने कहा, नहीं नाग, हम ये ख़तरा मोल नहीं ले सकते। तुम सांप बनकर जहाज़ पर घूमे फिरे तो हो सकता है तुम्हें देखकर मुसाफिर तुम पर हमला कर दें। इसमें तुम्हारी जान को ख़तरा है। हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे, अशरफियाँ और पैदा कर लेंगे।
मगर भाई हम परदेश जा रहे हैं, हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, और फिर मैं चोर से बदला लेकर रहूँगा। वो हरामी जाने कितने मुसाफिरों को लूट चुका होगा। वो कोई आदि चोर है जिसका काम है जहाज़ पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को लूटना है। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है कि कोई भी जहाज़ पर चोर कप्तान से मिले बगैर जहाज़ में चोरी करके ना तो माल छुपा सकता है और ना खुद छुप सकता है। क्या मतलब ये कि वो चोर जो है वो ज़रूर कप्तान से मिला है और कप्तान चोरी में उससे हिस्सा लेता होगा। मुझे यकीन है कि वो कप्तान के पास से कहीं छुपा है और उसके पास चोर ने चोरी का माल रखा है। अंबर बोला, मारिया ने बड़े पते की बात कही है नाग, हमें ज़रूर इस पर गौर करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें जहाज़ के कप्तान के कैबिन में जाकर चोर को और अपनी अशरफियों को तलाश करना चाहिए। तो फिर ये काम तो मारिया बड़े अच्छे तरीके से कर सकती है। क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ, बल्कि अभी जाकर मालूम करती हूँ कि चोर किस जगह छुपा है। अगर वो कप्तान के कैबिन में हुआ तो मैं अभी वापस आकर आपको इतला करती हूँ। ज़रूर जाओ। मारिया खुशी से वहाँ से चली गई। जहाज़ के कप्तान का कैबिन दूसरी मंजिल पर नीचे था। मारिया कैबिन से बाहर पहुंचकर रुक गई। कैबिन का दरवाज़ा बंद था। मारिया ने एक सुराख में से अंदर झांक कर देखा। कप्तान नक्शे देख रहा था। इतने में एक नौकर तश्त उठाए आया, दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगा तो मारिया भी उसके साथ अंदर चली गई। कप्तान ने नौकर को देखकर कहा, मेज़ पर रखकर दफ़ा हो जाओ और ख़बरदार अंदर मत आना। नौकर सलाम करके चला गया। कप्तान ने तश्त में रखे हुए प्यालों में से एक प्याला उठाया और उसमें कहवा डालकर पीने लगा। वो नक्शों पर गौर कर रहा था। जहाज़ समंदर के वस्त में डोलता हुआ चला जा रहा था। खिड़की के गोल शीशे में से बाहर समंदर का नीला पानी दिखाई दे रहा था। मारिया कप्तान के करीब खड़ी थी। वो भी नक्शे को गौर से देखने लगी। कप्तान साथ साथ नक्शे पर निशान भी लगाता जा रहा था। मारिया नक्शे को देखते देखते तंग आ गई। उसने कैबिन में इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कैबिन में एक तरफ दीवार के साथ संदूक लगे थे। सारा कैबिन अलम गलम चीज़ों से भरा हुआ था। कैबिन ज़्यादा बड़ा नहीं था। मारिया एक जगह तबाई पर बैठ गई। उसके बैठने से तबाई पर रखी हुई तश्तरी नीचे फर्श पर गिर पड़ी। उसके खड़ाक से कप्तान ने चौंक कर तश्तरी की तरफ देखा और फिर ये सोचकर नक्शे पर नज़रें गाड़ दी कि जहाज़ के डोलने की वजह से ऐसा हुआ होगा। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुसीबत टल गई। वो सोचने लगी, अगर चोर उस कैबिन में होता तो ज़रूर नजर आता। वो कहाँ चला गया? वो चोर का इंतज़ार करने लगी। फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है कप्तान चोर के साथ ना मिला हो। ये एक शरीफ और ईमानदार कप्तान हो, फिर क्या बात बनी। फिर तो वो सारी ज़िंदगी वहाँ बैठी रही तो चोर नहीं आएगा। मारिया कैबिन में बेचैन हो गई। कप्तान अपने काम में लगा हुआ था और चोर आने का नाम न लेता था। अब मारिया को यकीन होने लगा कि इस कप्तान का चोर से कोई ताल्लुक नहीं। वो उठकर जाने का सोच ही रही थी कि अचानक एक बूढ़ा यहूदी दाखिल हुआ। ये चोर था, मगर मारिया को मालूम न था। कप्तान ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब क्या लेने आए हो यहाँ? चोर ने कहा, मैं ठीक हूँ कप्तान, मुझे कोई पहचान तो नहीं लेगा ना? कप्तान बोला, अरे कमबख्त के बच्चे, तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुमको चोर से एकदम शरीफ बूढ़ा बना दिया, और क्या चाहिए? भाग जा यहाँ से और मुझे परेशान न कर। चोर ने झुककर सलाम किया और कैबिन से बाहर निकल गया। मारिया को पता चल गया कि यही शख्स चोर है और कप्तान से मिला हुआ है, जिसने चोर का हुलिया बदल दिया और वो जवान से बूढ़ा यहूदी सौदागर बन गया। मारिया चुपके से उठी और कैबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। कप्तान ने अपने आप दरवाज़ा खुलते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कितनी देर दरवाजे को देखता रहा, फिर सर को झटक कर काम में लग गया और मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया। कमबख्त, कभी कभी दिमाग भी चक्कर खा जाता है। मारिया ने अरशे पर आकर बूढ़े सौदागर को तलाश करना शुरू कर दिया, मगर वो ऐसा गुम हुआ कि कहीं नज़र नहीं आता था। वो सीधी अपने कैबिन में अंबर और नाग के पास पहुंची और उन्हें सारी दास्तान सुना दी। अब वो तीनों बूढ़े सौदागर को तलाश करने लगे। किस्मत की खूबी देखें कि बूढ़ा सौदागर खुद ही अंबर के कैबिन में आ गया, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि चोर की तलाश के सिलसिले में अंबर और नाग क्या कर रहे हैं। नाग और अंबर ने बूढ़े सौदागर को अंदर आते देखा तो समझ गई कि हो ना हो शायद यही वो चोर है जिसके बारे में मारिया कह रही थी। सौदागर ने कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ वाले कैबिन में रहता हूँ, सोचा तुमसे मिल लूँ, सफ़र अच्छा कटेगा। कहो क्या हाल है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अंबर ने जवाब दिया, जापान। बूढ़ा कहने लगा, खूब मेरे बच्चों, मैं भी जापान जा रहा हूँ, मौसम खुशगवार है, हम 1 महीने के बाद जापान पहुँच जाएंगे। इतने में मारिया भी अंदर आ गई। उसने बूढ़े सौदागर को देखा तो अंबर के कान में और फिर नाग के कान में कहा, यही वो चोर है। अंबर और नाग ने गौर से बूढ़े सौदागर के चेहरे को देखा तो साफ मालूम हुआ कि रंगो रोगन से चेहरे पर झुर्रियां डाली हैं। अंबर ने और तो कुछ न कहा, जल्दी से उठकर अपने कैबिन का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। चोर ने पलट कर पीछे देखा और बोला, मेरे बच्चे, तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया, अच्छा किया, बाहर से हवा आ रही थी, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे सर्दी महसूस होती है। अंबर ने बूढ़े सौदागर के कंधों पर हाथ रखकर कहा, मैंने दरवाज़ा इसलिए बंद किया है कि तुम्हारी चीखों की आवाज़ें बाहर कोई ना सुन सके। चोर ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? अंबर ने ज़ोर से चोर के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा, मतलब ये है कि ठीक और अभी बता दो कि तुमने हमारा माल चोरी करके कहाँ छुपाया, वरना तुम्हारी मशकें कसकर रात को समंदर में फेंक देंगे और किसी को तुम्हारे अंजाम की कानों कान खबर ना होगी। बूढ़े ने कहा, माल? कौन सा माल बेटे, तुम किस माल की बात कर रहे हो? नाग ने चोर की गर्दन में रस्सी डाल दी और उसे मरोड़ते हुए बोला, अभी बताता हूँ कौन सा माल। नाग ने रस्सी को बल दिए तो चोर ने हाथ जोड़कर कहा, अभी बताता हूँ।
वो माल मैंने जहाज में एक जगह छुपा कर रखा है, अगर तुम इजाज़त दो तो अभी लेकर आता हूँ। अंबर ने हंसकर कहा, अहमक चोर, तुम हमें इतना नाड़ी ना समझो। मैं मालूम है कि इस जहाज का कप्तान तुमसे मिला हुआ है और तुमने हमारी अशरफियाँ कप्तान के पास रखी हैं और उसने तुम्हारा हुलिया तब्दील किया है। उसके साथ ही अंबर ने चोर के सर पर हाथ मारकर उसके सफ़ेद बाल नोच लिए। नीचे से चोर के काले बाल निकल आए। फिर चोर के चेहरे पर हाथ फेरकर उसकी झुर्रियाँ भी मिटा दी। अब तो चोर ने हाथ पांव जोड़ने शुरू कर दिए। उसका सारा भेद खुल गया, सारा राज खुल गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझ पर बाजी ले गए। अगर मुझे मालूम होता कि तुम बहुत ज़हीन और होशियार लोग हो तो मैं कभी तुम्हारी अशरफियों पर हाथ न डालता। अब जो होना था वो हो गया। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अभी कप्तान से जाकर तुम्हारा सारा का सारा माल ले आता हूँ। मगर हाँ, उन अशरफियों में से कुछ हिस्सा कप्तान ने लिया है, हो सकता है मुझे वो हिस्सा वापस ना करे। नाग बोला, तुम मुझे लेकर कप्तान के पास चलो, मैं सारे का सारा हिस्सा उससे ले लूँगा। चोर ने कहा, नहीं भाई, ऐसा करने से कप्तान नाराज़ होगा। अंबर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम अकेले जाओ और उससे हिस्सा वापस लेने की कोशिश करो। अगर ना माना तो फिर देखा जाएगा। बहुत बेहतर। चोर बाहर निकला तो अंबर ने मारिया से कहा, मारिया, चोर के साथ जाओ और कप्तान से अशरफियाँ वापस लेने की कोशिश करो। अभी जाती हूँ। मारिया ने चोर का पीछा शुरू कर दिया। कप्तान उस वक्त केबिन से बाहर अरशे पर एक तरफ खड़ा दूर समुद्र की तरफ देख रहा था। चोर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने गौर से चोर के चेहरे की तरफ देखा और चौंक कर कहा, अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा हुलिया किसने बिगाड़ा? चोर वाकई ईमानदार था। उसने कहा, कप्तान साहब, मैं असल रकम मालिक को वापस कर रहा हूँ। आइंदा उससे तौबा कर रहा हूँ कि फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। इसलिए मेहरबानी करके मुझे वो अशरफियाँ लौटा दो जो मैंने आपको दी थी, क्योंकि जब मैं रकम नहीं ले रहा तो आप भी हिस्सा नहीं ले सकते। कप्तान ने डांट कर कहा, ओ चोर के बच्चे, भाग जा यहाँ से। तूने मेरे पास कोई रकम नहीं रखी, कोई अशरफियाँ जमा नहीं कराई। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। भाग जा यहाँ से, नहीं तो अभी तुम्हें अपने आदमियों से कहकर समंदर में फेंकवा दूंगा। चोर के होश उड़ गए। कप्तान इस वक्त जहाज का मालिक था, वो जो चाहे कर सकता था। वो अपने नौकरों को हुक्म देता था, वो सच चोर को उठाकर समंदर में फेंक देते। चोर ने कप्तान की बड़ी मिन्नत समाजत की, मगर वो भला हाथ में आई रकम कब वापस करने वाला था। उसने एक जोरदार थप्पड़ चोर के मुंह पर मारा। चोर के मुंह से खून निकलने लगा। कमीने, खबरदार जो फिर कभी इधर का रुख किया। चोर बेचारा अपने मुंह से खून पूछता वापस अंबर के पास गया और सारा किस्सा सुनाया। अंबर ने कहा, तुम हमारे पास ही ठहरो, कप्तान अपने आप सारी रकम लेकर यहाँ आ जाएगा। चोर ने कहा, यह कैसे हो सकता है भाई? अंबर बोला, तुम अपनी आंखों से देख लोगे। उधर मारिया ने जब देखा कि कप्तान ने चोर को मार मार कर भगा दिया और सारे माल को हजम करने की फिक्र में है, तो उसने कप्तान को मजा चखाने का फैसला कर लिया। मारिया ने वहां तो कप्तान को कुछ न कहा, बल्कि सीधी कप्तान के कैबिन में आ गई। कैबिन में आकर उसने कप्तान के सामान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कप्तान भी कैबिन के अंदर आ गया। मारिया रुक गई। कप्तान हंस रहा था। उसने कैबिन को अंदर से बंद किया और संदूक के नीचे से अशरफियों का थैला निकालकर उसे बड़े मज़े से देखने लगा। फिर उसने अशरफियाँ भी निकालकर उस थैले में मिला दी और कहका लगाकर हंस पड़ा। कमीना मुझसे अशरफियाँ वापस लेने आया था। उसे पता नहीं था कि मैं तो चोरों का माल भी खा जाया करता हूँ। फिर उसने अशरफियों से बड़ा थैला उठाकर संदूक में बंद कर दिया। इत्तेफाक से मारिया पीछे को उठी तो उसके पाँव से लगकर तपाई उलट गई और उसका रखा हुआ गिलास गिरकर टूट गया। कप्तान ने पलटकर तपाई की तरफ देखा। बड़ा हैरान हुआ कि तपाई अपने आप कैसे उलट गई। उस वक्त जहाज बिल्कुल डोल नहीं रहा था। समंदर बड़ा पुरसुकून था और बहरी जहाज बड़ी हमवार रफ्तार के साथ जा रहा था। वो खड़े का खड़ा रह गया, फिर आगे बढ़ा और झुककर तपाई को देखने लगा। उस वक्त मारिया उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। मारिया ने पूरी कुव्वत से एक जोरदार 72 कप्तान की गर्दन पर मारा। कप्तान गिरते गिरते बचा। वो डर कर परे हट गया। मारिया ने कहा, सुन ए बेईमान इंसान, तूने एक चोर को धोखा दिया है। तू चोरों का सरदार है, तो चोरों से चोरी करवाता है और फिर उनके माल में हिस्सा लेता है। तू चोरों से भी बदतर है। मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। मैं उस औरत की रूह हूँ जिसके खामद की सारी रकम तुमने चोरी की। मेरा खामद गम से मर गया और मैंने समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अब मैं तुमसे अपना इंतकाम लेने आई हूँ और याद रख, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। कप्तान थर थर कांपने लगा। उसके सामने एक रूह खड़ी थी। वो उसकी आवाज़ सुन सकता था मगर उसे देख नहीं सकता था। उसने कहा, ए रूह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा कभी चोरों की सरपरस्ती नहीं करूँगा। रूह ने कहा, तो मेरी सज़ा ये है कि तुझे सारी अशरफियों से महरूम कर दिया जाएगा और ये उस शख्स को दी जाएंगी जिसकी असल मलकियत है। वो लोग भी इस जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने दोबारा उन अशरफियों को चुराने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त यहाँ आकर तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी और तुम्हें उठाकर समंदर में फेंक दूंगी। कप्तान ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मंजूर है, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैं वैसे ही करूँगा जैसे तुम्हारा हुक्म होगा। मैं तौबा करता हूँ, अपने सारे गुनाह से तौबा करता हूँ। मारिया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। चलो संदूक खोलो। बहुत बेहतर। कप्तान ने एक नौकर की तरह मारिया का हुक्म मानते हुए संदूक खोल दिया। मारिया ने अशरफियों से भरा हुआ थैला उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। कप्तान ने देखा कि थैला एकदम से गायब हो गया है। मारिया थैला लेकर कैबिन से बाहर निकल गई। उसके जाते ही कप्तान ने हैरानी से खाली संदूक को देखा और सर पीट कर रह गया। हाय, मैं तो लुट गया, अब क्या करूं? सारी दौलत बर्बाद होकर रह गई। वो पलंग पर गिर पड़ा और दौलत के लुट जाने पर अफसोस करने लगा।
मारिया अशरफियों का थैला लेकर अंबर और नाग के पास पहुंच गई। चोर वहां से जा चुका था। मारिया ने अशरफियां अंबर के सामने डाल दी। नाग ने कहा। अंबर और नाग दोनों भाई खुश हो गए और मारिया को दुआएं देने लगे। सवाल यह है कि इस चोर के साथ अब क्या किया जाए, उसे माफ कर दिया जाए? इसका क्या सबूत है कि वो आइंदा चोरी नहीं करेगा? नाग ने कहा, भाई उसने मुझे यकीन दिलाया है कि वो जिंदगी भर अब किसी मुसाफिर का माल नहीं चुराएगा। अंबर और नाग मारिया की बात सुनकर सोचने लगे। और फिर एक रोज समंदर में तूफान आ गया। उस दिन रात को ही आसमान पर बादल जमा होने शुरू हो गए थे। पहले तो बहुत अबस हो गया, यकदम हवा बंद हो गई। कप्तान ने हुक्म दिया कि फालतू बादबान भी खोल दिए जाएं, ताकि जो थोड़ी बहुत हवा चल रही है इससे कुछ तो जहाज को आगे चलने में मदद मिले। फालतू बादबान भी खोल दिए गए, मगर हवा चल ही नहीं रही थी। बीच समंदर में जहाज रुक गया। कप्तान और जहाजी ऊपर अरशे पर आ गए और इधर उधर मुसाफिरों के साथ लेटकर आराम करने लगे। समंदर में जब हवा बंद हो जाती है तो बादबानी जहाज खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके बादबानों में हवा नहीं भरती और वो आगे नहीं चल सकते। कप्तान एक तजर्बाकार मल्लाह था। उसे मालूम था कि ये जो हवा बंद होती है और आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो जाते हैं तो ये ज़रूर किसी तूफ़ान की पेशखैमा है। तूफ़ान आने वाला है। उसने हुक्म दिया कि सारे मुलाजिम चौकस हो जाएं, सामान पर तरपालें डाल दी जाएं और तूफ़ान से मुकाबला करने के लिए तैयार रहा जाए। रात के पिछले पैर हवा चलना शुरू हो गई। हवा में ठंडक भी थी और नमी भी थी। ये इसका साफ इशारा था कि तूफ़ान आ रहा है। कप्तान और जहाज़ के मुलाजमों के लिए समुद्री तूफ़ान कोई नई बात नहीं थी। वो समंदर में सफ़र करते रहते थे और तूफ़ान आते ही रहते थे। उन्होंने तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी इंतजाम कर लिए। वो आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन्होंने यही ख्याल किया कि बारिश आएगी, तेज़ हवा चलेगी, जहाज़ खूब लहरों पर डोलेगा और फिर तूफ़ान गुजर जाएगा। उन्हें मालूम नहीं था कि एक खौफनाक तूफ़ान आ रहा है। कप्तान मज़े से अपने कैबिन में जाकर सो गया। अंबर और नाग भी सो रहे थे, मारिया भी सो रही थी। अक्सर मुसाफिर सो रहे थे। जहाज़ के जो मुलाजिम जाग रहे थे वो इधर उधर के काम कर रहे थे। बावर्ची खाने में मुसाफिर और जहाज़ के अमले के लिए सुबह का नाश्ता तैयार था। जहाज़ लहरों पर चला जा रहा था। हवा ज़रा तेज़ हुई थी और जहाज़ मामूली अंदाज में लहरों पर डोलना शुरू हो गया। फिर आसमान पर बिजली चमकना शुरू हो गई और बादल गरजने लगे। साथ ही बारिश शुरू हो गई और हवा भी तेज़ हो गई। हवा ने बढ़ते बढ़ते आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली और समंदर में तूफान सा आ गया। बड़ी बड़ी लहरें उठ उठ कर जहाज़ से टकराना शुरू हो गईं। जहाज़ इधर उधर डोलने लगा। बादबानों में हवा इतनी भर गई कि उनके फटने का खतरा हो गया। जहाज़ हवा की रफ्तार के साथ चलने लगा। बारिश भी मूसलाधार होने लगी। बादल ज़ोर ज़ोर से गरजने लगे। बिजली एक बार ज़ोर से कड़की तो ऐसा लगा जहाज़ पर गिर पड़ी है। मुसाफिर हड़बड़ा कर उठ बैठे। कप्तान भी उठकर बैठ गया। जहाज़ के मुलाजिम इधर से उधर भागने लगे। कप्तान ने जब देखा कि समंदर में ज़बरदस्त तूफान आ गया है तो वो तरपाल का कोट पहनकर जहाज़ के ऊपर अरशे पर आ गया। उसने देखा कि जहाज़ बहुत बड़े तूफान में घिरा हुआ था। समंदर की लहरें पहाड़ की तरह ऊपर उठकर बार बार जहाज़ से टकरा रही थी। उसने फ़ौरन हुक्म दिया, बादबानों को लपेट दिया जाए। जहाज़ के मुलाजिम फ़ौरन लकड़ी के बड़े बड़े मस्तूलों पर चढ़कर बादबानों को लपेटने लगे। मस्तूल भी जहाज़ के साथ ही साथ बुरी तरह से डोल रहे थे। अचानक चीख बुलंद हुई और एक मल्लाह ऊपर वाले मस्तूल से गिरकर धड़ाम से अरशे पर आन गिरा और गिरते ही मर गया। हर तरफ एक शोर मच गया। कप्तान ने उसे फ़ौरन उठवाकर समुद्र में फेंकवा दिया और कहा, बादबानों को लपेट दिया जाए। जिसे मरना था वो मर गया। मल्लाह इस किस्म की मौतों के आदी थे। अपने एक साथी की लाश को तूफान समुद्र के हवाले करने के बाद वो काम में लग गए। तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि वो अब पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया था। दिन चढ़ाया मगर आसमान को स्याह बादलों ने ढांप रखा था। बारिश इसी तरह मूसलाधार हो रही थी। समुद्री लहरें पहाड़ों की तरह उठ उठ कर जहाज़ के पैंदे को उछाल रही थी। जहाज़ एक खिलौने की तरह बेरहम समुद्री लहरों के ऊपर उछल रहा था। तूफान की शिद्दत तेज़ हो गई। एक बहुत बड़ी लहर आई। उसने पूरी ताकत से जहाज़ को टक्कर मारी। जहाज़ एक तरफ को झुक गया। मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। कप्तान गिर पड़ा। उसका सर सामने सतून से टकराया और खून बहना शुरू हो गया। अंबर और नाग अभी तक अपने कैबिन में बैठे थे। वो भी तूफान की वजह से परेशान थे, मगर इतना नहीं जितना कि दूसरे मुसाफिर परेशान थे। अलबत्ता मारिया घबरा रही थी। उसने अंबर से कहा, भाई अंबर, तूफान तो खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो ये जहाज़ मुझे बचकर साहिल तक पहुंचता नजर नहीं आता। अंबर बोला, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। नाग ने कहा, अगर ऐसी वैसी बात हो गई तो हमें अभी से किसी कश्ती को ताड़कर उसके जरिए नीचे उतर जाना चाहिए। तूफान और तेज होता चला गया। तूफान की ठंडी हवा में मुसाफिर एक दूसरे से टकराते हुए समुद्र में जा गिरते थे। अंबर और नाग हैरानी से चारों तरफ देख रहे थे। उसने ऐसा भयानक तूफान अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था। उसी वक्त एक खौफनाक लहर समुद्र में उठी कि उसने जहाज़ के बाएं पहलू में टक्कर मारकर उसे दाएं तरफ को झुका दिया और उसी तरफ जहाज़ के झुकते ही वहाँ एक कोहराम मच गया। मुसाफिर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। हर तरफ एक अफरा तफरी सी मच गई। कप्तान ने चिल्लाकर कहा, कश्तियाँ समंदर में उतार दी जाएं। मल्लाहों ने कश्तियाँ समंदर में उतारनी शुरू कर दी। मुसाफिर कश्तियों में छलांगे लगाने लगे। एक चीखों पुकार का समा पैदा हो गया। कोई किसी को नहीं पूछता था, कोई किसी की नहीं सुनता था। देखते ही देखते सारी कश्तियाँ मुसाफिरों से भर गईं।
कप्तान के हुक्म से कश्तियां समंदर में उतारी गईं। अंबर और नाग और मारिया भी जहाज के ऊपर ही खड़े थे। जहाज पर अब सिवाय कप्तान के और कोई नहीं था। कप्तान ने अंबर और नाग की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग क्या सोच रहे हो, फौरन जहाज छोड़ दो। मगर अंबर और नाग जहाज को कहाँ छोड़ते। कश्तियों में इस कदर मुसाफिर हो गए थे कि वहां तिल धरने की जगह नहीं थी। कप्तान ने भी एक कश्ती में छलांग लगा दी। अब जहाज पर सिवाय मारिया, अंबर और नाग के और कोई नहीं था। मुसाफिरों से भरी हुई कश्तियां तूफानी लहरों पर बहती हुई दूर निकल गईं। मारिया कांपते हुए बोली, अब क्या होगा? जहाज डूब गया तो मैं और नाग तो किसी सूरत जिंदा ना बचेंगे। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो मारिया बहन, खुदा से दुआ करो, वो कोई ना कोई सबब जरूर बना देगा। जहाज एक तरफ को झुका झुका बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। बड़ी बड़ी लहरें बार बार उससे टकरा रही थी। एक तरफ को जहाज के झुके होने की वजह से अंबर और नाग बहुत परेशान थे। वो उस पर ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो सकते थे। उन्होंने जंगले को पकड़ रखा था और उसके साथ लग कर लेटे हुए थे। समंदर में ज़बरदस्त तूफान था। मुसाफिरों से भरी हुई कश्तियाँ अब नज़रों से गायब हो चुकी थीं। इतनी बड़े जहाज़ में सिवाय उन तीनों बहन भाइयों के और कोई नहीं था। उन्हें सिर्फ एक डर था कि अब अगर कोई बड़ी लहर तरफ से आई तो दोबारा उठकर जहाज़ से टकराई तो वो उल्ट जाएगा और उनके लिए एक मुसीबत पैदा हो जाएगी। जहाज़ डूब जाएगा और उनके पास कोई लकड़ी का तख्ता भी नहीं था जिस पर बैठकर वो अपनी जान बचा सकें। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।